तो आज मेरा टॉपिक ये है कि जैसे आपको मालूम है कि इस बार जो है जो 15 अगस्त था, 15 अगस्त को जो है जब हम अपनी आज़ादी के 75वां 75 जो हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसमें हमने जो इंडिपेंडेंस डे मनाया। अब हम एक अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। अमृत काल का मतलब क्या है कि 2047 में 2047 में हम अपने आज़ादी के 100 साल कंप्लीट करेंगे। जब हम अपने आज़ादी के इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स कंप्लीट करेंगे तो हमारे लिए कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, जिन्हें हमें जो है उन चैलेंजेस को कह सकते हैं कि उनको फेस करना है, और साथ ही साथ जो है कुछ हमारे टारगेट्स हैं, कुछ हमारे लक्ष्य हैं जिनको हमें पूरा करना है। उन्हीं एक लक्ष्य में आपको मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है 15 अगस्त को एक टारगेट डिसाइड किया है कि हम जो है वो एक कह सकते हैं कि एक डेवलप कंट्री बने। डेवलप कंट्रीज का मतलब क्या होता है? डेवलप कंट्री का मतलब होता है कि हम एक विकसित देश बने। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि एक विकासशील देश क्या होता है, एक डेवलपिंग कंट्रीज क्या होता है, एक डेवलप कंट्री क्या होता है, एक विकसित देश क्या होता है। हम इसके फ़र्क को समझेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि 75 सालों में हम अभी तक जो है एक डेवलप कंट्री के रूप में सामने क्यों नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री जी ने जो है 15 अगस्त को ये प्रण किया है। उन्होंने 5 प्रण की बात की है। वो उन्होंने कहा है कि उसमें से जो एक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो है कि हम 25 साल पूरे होने पर मतलब 2047 तक जो है भारत को जो है एक डेवलप कंट्री बना देंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम बनाएंगे, ऐसा उनका लक्ष्य है, ऐसा उनका टारगेट है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर हम अगले इस 75 सालों में जब हम डेवलप कंट्रीज नहीं बन पाए, तो क्या अगले 25 सालों में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनके द्वारा हम एज ए डेवलप कंट्रीज के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, या ये लक्ष्य हमारा पूरा होगा। देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय हमने जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी को जो है उस मॉडल को फॉलो किया। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी होता है और साथ साथ में एक पब्लिक सेक्टर भी होता है। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की जहाँ तक बात है, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरीके से हमने जो है हम आगे बढ़े, और इस बार जो हमने 15 अगस्त मनाया वो 2022 में हम प्रवेश कर चुके हैं। मतलब 2022 का ईयर चल रहा है, और 2047 या 2047 तक जो है 25 सालों में हमें एक डेवलप कंट्री बनना है। तो हमने 75 सालों में क्या किया, 75 ईयर्स में हमारा क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हुई कि जिससे हमें ये पता चले कि हम एज ए डेवलप कंट्रीज़ के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत कोई भी जब डेवलप कंट्रीज़ के रूप में किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है या उसको जाना जाता है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है, वो ये होती है कि उसके जो सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, जो सामाजिक सूचक होते हैं, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, उसकी जो कह सकते हैं वहाँ का जो एजुकेशन होता है, या वहाँ का जो कह सकते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ की जो लोगों की लाइफ होती है उसमें काफ़ी जीवन में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी होती है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है, और वहाँ की जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सर्विस सेक्टर का होता है। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो भारत ने क्या क्या प्रोग्रेस किया, जिस तरीके से अभी हमने ये बात की कि जो डेवलप कंट्रीज होते हैं या जो विकसित देश होते हैं उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये चीज़ हमने अभी जानी। तो भारत को देखेंगे तो भारत ने जो प्रोग्रेस किया है, हम देखेंगे कि हमारा ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है, राइट, जिसे हम बिजनेस की सुगमता कहते हैं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये होता है कि जब हम कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो कितने आसान तरीके से जो है अपने बिजनेस को सेटअप किया जाए। तो भारत ने, चूँकि भारत को अगर एक डेवलप कंट्री बनना है तो इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में, रैंकिंग के मामले में भारत को काफ़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो भारत ने इस क्षेत्र में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, बेहतर प्रदर्शन किया है, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही साथ जहाँ तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे, मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे, ये मानव विकास सूचकांक क्या होता है? मानव विकास सूचकांक में ये देखा जाता है कि मनुष्य जो है, जो व्यक्ति हैं, उनका एजुकेशन का लेवल क्या है,
उनका हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, या इन सब आयामों को, इन सब डायमेंशंस को जो है उसमें चेक किया जाता है। तो हमने इन सब में ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है, एक काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी जो है हम एक डेवलप कंट्रीज़ के रूप में रिकॉग्नाइज अभी भी नहीं किए जाते हैं। आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आज हमारा प्रोग्रेस ये है कि अगर हम पीपीपी के मॉडल पे अगर हम देखेंगे तो पीपीपी के मॉडल पे आपको ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट ध्यान में रखना है कि इसके बेसिस पे भारत जो है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी है, वो तीसरे नंबर पे है। ये प्रीलिम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस रैंक पे है, किस पे, पीपीपी के मॉडल पे। अगर हम HDI की बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने 189 कंट्रीज़ के इंडेक्स में भारत का जो अभी रैंक है वो 131 रैंक है। तो भारत का ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जहाँ तक मैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूँगा तो भारत ने जो इम्प्रूवमेंट किया है, भारत का जो 2014 में जो रैंक था वो 142 था, 142वां था। लेकिन अगर हम 2020 की बात करेंगे तो 2020 में ये जो रैंक था भारत का, ये 63 था। तो कोई भी देश जो होता है, कोई भी जो कंट्री होता है, उसका अगर हाई जीडीपी का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको सकल घरेलू उत्पाद, अगर वहाँ पर जो है जीडीपी हाई है तो इसका मतलब ये जाना जाता है कि वो जो देश है वो एक विकसित देश है। अब ये अगर हाई जीडीपी है और हाई इनकम है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, तो इसका मतलब ये हम मान के चलते हैं कि वो जो देश है वो डेवलप कंट्री है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसको हम कह सकते हैं औद्योगिकीकरण कहते हैं, उद्योग, इंडस्ट्रीज, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे लेवल जो है वो काफ़ी कह सकते हैं अच्छा लेवल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो उससे भी हम ये, उस पैरामीटर से भी हम ये मान के चलते हैं, ये भी एक फैक्टर है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, अभी आप देखेंगे भारत में मेट्रोज अभी बन रहे हैं, भारत में बुलेट ट्रेन अभी आ रही है, लेकिन अगर आप विदेशों की बात करेंगे तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ की जो परिवहन व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है, वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, वहाँ का जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। तो इन सब चीज़ों से ये डिसाइड किया जाता है कि वो जो देश है वो डेवलप कंट्री है। जहाँ तक हम ऑफ लिविंग होता है, किसी भी देश में अगर वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो देश है वो विकसित देश है। मैं HDI की बात तो कर ही चुका हूँ, कुछ और भी पैरामीटर्स हैं यूनाइटेड नेशंस ने, वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किए हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र जो एजेंसी होती है, या जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है, राइट, उन्होंने क्या डिसाइड किया है, किस तरीके से हम एक डेवलप कंट्रीज के रूप में जाने जाएं या रिकॉग्नाइज कोई भी देश किया जाए, उसके लिए आपको एक क्लासिफिकेशन समझना होगा। ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो ये है, वो आधार जो है वो ये है कि जो कंट्रीज़ होते हैं उनको कुछ कैटेगरीज में कह सकते हैं क्लासिफाइड किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो लो इनकम कंट्री हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं इनकम के बेसिस पर। इनकम के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कोई देश जो है वो डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्रीज है। तो यहाँ पे कुछ देश जो हैं जो लो जो है कह सकते हैं इनकम कंट्रीज हैं, जिसके उदाहरण है, आपको ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे कि सोमालिया है, एक लो इनकम कंट्री है। जैसे कि अफगानिस्तान है, एक लो इनकम कंट्री है। जैसे कि जाम्बिया है, एक लो इनकम कंट्री है। तो एक ये क्लासिफिकेशन हो गया जिसके उदाहरण भी मैंने आपको दिए। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो कह सकते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्री। लोअर मिडिल इनकम कंट्री का मतलब होता है कि निम्न मध्यम जो आय वाले देश है, निम्न मध्यम आय वाले देश, लोअर मिडिल इनकम कंट्री। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। क्यों फोकस कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि भारत जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है। भारत की जो कैटेगरी है, भारत इसी कैटेगरी में आता है। इस कैटेगरी में बांग्लादेश भी है, इस कैटेगरी में पाकिस्तान भी है, इस कैटेगरी में भारत भी है। तो अगर आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में या कहीं भी कोई कॉन्टेक्स्ट आता है तो आप ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि भारत कौन से कैटेगरी के कंट्रीज़ में आता है।
तीसरा जो है वो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ होते हैं। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में अपर मिडिल जो इनकम कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, जिसमें कि चाइना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है। उसके बाद एक जो लास्ट कैटेगरी है वो कैटेगरी है हाई इनकम कंट्रीज़। जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उसमें यूएस है, यूके है और नॉर्वे है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब भी कभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है तो उसमें टॉप में नॉर्वे वगैरह जैसे कंट्री रहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे डिसाइड किया जाता है कि कोई जो देश है वो डेवलप है या डेवलपिंग है, ये क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। और वहाँ पे मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि उस देश में सर्विस इंडस्ट्रीज़ का जो है इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है। अब आप प्रश्न ये पूछेंगे, सर ये सर्विस इंडस्ट्री क्या होता है? सर्विस इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जिस तरीके से प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर होता है, कृषि होता है, सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है, किसी भी इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हम सर्विस सेक्टर की बात करें। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे हॉस्पिटल्स है, सर्विस सेक्टर, इंश्योरेंस है, सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग है, सर्विस सेक्टर है, जो आपको सेवाएं देता है उसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। आईटी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर है। तो जब इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम इस पैरामीटर के रूप में भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो जो देश है वो एक डेवलप कंट्री है, एक विकसित राष्ट्र है। हाँ, तो भारत जो है अभी भी आप देखेंगे कि भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। एक हमारे यहाँ अभी भी 70% लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और अभी भी हम स्टिल क्यों डेवलपिंग बने हुए हैं? 47 में हम आज़ाद हुए, 75 साल हमने सेलिब्रेट कर लिया आज़ादी के, लेकिन फिर भी हम आज भी जो है वो क्या बने हुए हैं? एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। इसके पीछे कारण है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है चाइना के बाद में। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, करप्शन है भारत में, हमने टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल नहीं किया है, हमारे यहाँ अभी भी प्राइमरी सेक्टर पर लोग डिपेंडेंट हैं, सर्विस सेक्टर का कम कंट्रीब्यूशन है। वैसे ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने इस डायरेक्शन में कुछ काम नहीं किए हैं, सरकार इस डायरेक्शन में काम कर रही है। जैसे कि आपने पता होगा आपको कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग अच्छा हो। सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, वो इनिशिएटिव आपको मालूम होगा कि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें PLI स्कीम सरकार चला रही है। PLI स्कीम्स का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है बढ़ावा मिलेगा, हम सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन पाएँ, इसके लिए सरकार जो है पूरे प्रयास कर रही है। साथ साथ में हमारे जो सोशल इंडिकेटर्स हैं राइट, उनमें कह सकते हैं कि उनमें अच्छा हमारा ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो। इसलिए आपको मालूम होगा कि सरकार जो है स्वच्छ भारत मिशन लेके आई है, सरकार आयुष्मान भारत जो है योजना लेके आई है, सरकार न्यूट्रिशन के लिए पोषण अभियान चला रही है। तो इस सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। अब मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें एक कह सकते हैं कि 2047 तक अगर हमें एक डेवलप कंट्रीज़ के रूप में सामने आना है तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या हो सकता है? तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो तेज़ी से होना चाहिए। ग्रोथ रेट जो हमारा होना चाहिए वो 12.4% ग्रोथ रेट के हिसाब से, जब हम हमारा कैपिटल इनकम जो है वो ग्रो करेगा, जब 12.4% के हिसाब से, तब जो है हम कहीं डेवलप कंट्रीज़ के रूप में रिकॉग्नाइज़ किए जाएंगे। हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसीज़ के लिए, जीवन प्रत्याशा के लिए, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है एक हिसाब से एक औसत आयु कितनी होती है व्यक्ति की, तो इस पर भी हमें काम करना होगा। साथ में जो है भारत को जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में भारत जो आता है वो भी हमें अपना जो तमगा हमारे ऊपर लगा है, कहीं ना कहीं हमको जो है वो कह सकते हैं कि एक हायर इनकम कंट्रीज़ में आना होगा। और भारत को इसके लिए ज़रूरत है, एक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, भारत में एक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हमें हमारे जो लेबर सेक्टर है उस क्षेत्र में हमें एक स्किल लेबर की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ आपको मालूम होगा यूथ ज़्यादा है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर हमारे यहाँ पॉपुलेशन को, जो पॉपुलेशन हमारी है स्किल्ड होगी, उन्हें जॉब मिलेंगे,
तो उसके हिसाब से जो है देश में विकास होगा। और इस विकास को बनाए रखने के लिए ज़रूरत है बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत है, न्यायिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो हमें एक कैपिटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये सारे रिफॉर्म्स जब होंगे, सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब जो इतने लोग हैं, जो यूथ हैं, जब तक हम उनको जॉब नहीं देंगे, उनको स्किल लेबर नहीं देंगे, तब तक जो है बहुत हैं, चुनौतियाँ बहुत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चैलेंजेस और चुनौती होते हैं। अगर हम उनको ठीक से फेस करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा 2047 में एक डेवलप कंट्री बनने का जो सपना है वो निश्चित रूप से भारत का साकार होगा। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक मेरा निश्चित रूप से समझ में आया होगा, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी कि ये मुद्दा क्या है।